एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें दुनिया को देखने का एक अनोखा नज़रिया दिया। एक रिलेटिव नज़रिया। इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ हर ऑब्जर्वर के रिलेटिव अलग अलग होगी। आपके रिलेटिव कोई चीज़ छोटी होगी तो वही सेम चीज़ किसी और के रिलेटिव बड़ी होगी। आपके रिलेटिव किसी की उम्र बड़ी होगी तो वहीं पर किसी और के रिलेटिव किसी की उम्र छोटी होगी। थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन कॉज करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी ग्रेविटी होती है। थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार लाइट की स्पीड हर किसी के लिए सेम ही होती है और टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है, यानी कि टाइम हमेशा हर जगह सेम नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज लिमिटेड whereas imagination embraces the entire world। यानी कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान किसी हद तक सीमित रहता है, लेकिन कल्पना की सीमा इस दुनिया और इस ब्रह्मांड से भी परे है। इंसान अपनी कल्पना में वो हर चीज़ कर सकता है जिसकी इजाज़त उसे साइंस नहीं देता। जब हम नॉलेज और हमारी इमेजिनेशन का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तब हम साइंस फिक्शन के एक अद्भुत जगत में पहुंच जाते हैं। और साइंस फिक्शन का एक कॉन्सेप्ट जो हम सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिसमें लगभग सभी की रुचि है, वो है टाइम ट्रैवल, यानी समय यात्रा। अपने हिसाब से समय में आगे और पीछे जा पाना। वैसे तो टाइम ट्रैवल इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं और साइंस भी कई हद तक इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी टाइम ट्रैवल को हमेशा से आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़ने की कोशिश की गई है, जिसमें टाइम डायलेशन यानी कि आपके स्पेस में मोशन के अनुसार आपके लिए टाइम में बदलाव आना। टाइम डायलेशन एक ऐसा टाइम ट्रैवल है जो कम्प्लीटली फिजिक्स के लॉज के द्वारा अलाउड है, लेकिन इससे टाइम में सिर्फ आगे जाना मुमकिन है। टाइम डायलेशन का मतलब है कि स्पेस में ट्रैवल कर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट की गति के अनुसार उसके लिए टाइम धीमा और तेज़ गुजरना। यानी कि अगर आप स्पेस में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हो तो टाइम आपके लिए धीमा हो जाता है। जितना ही आप लाइट की स्पीड की रफ्तार से नज़दीक जाते हो उतना ही टाइम आपके लिए धीमा होता जाता है। और अगर आप लाइट की स्पीड के बराबर की स्पीड से ट्रैवल करते हो तो टाइम आपके लिए बिल्कुल रुक जाएगा। इसे अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज कीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है एडम और दूसरे का नाम है एड। एडम यहीं अर्थ पर मौजूद है और एड एक ऐसे स्पेसशिप में स्पेस मिशन के लिए गया है जिसकी गति लाइट की स्पीड के बराबर 90% है। तो जब अपने एक महीने के मिशन के बाद एड वापस अर्थ में आता है तब वो देखता है कि उसके लिए तो सिर्फ एक ही महीना गुजरा है, लेकिन अर्थ में मौजूद हर एक चीज़ के लिए कई साल बीत चुके होंगे। स्पेस में मौजूद दो बॉडीज जिसमें से एक लाइट की स्पीड से 90% की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और दूसरी बिल्कुल स्थिर है, तो टाइम उनके रिलेटिव उनके लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा। एक 90% ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही बॉडी के लिए टाइम धीमा हो जाएगा और दूसरी तरफ वो बॉडी जो बिल्कुल स्थिर है उसके लिए टाइम नॉर्मल ही होगा। आशा करता हूँ कि आपको टाइम डायलेशन समझ आया हो। टाइम की गति वेलोसिटी के रिलेटिव होगी। टाइम डायलेशन को कई एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा चुका है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है हेफेल केटिंग एक्सपेरिमेंट। फिजिसिस्ट जोसेफ हेफेल और एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड केटिंग के इस एक्सपेरिमेंट में एक एटॉमिक क्लॉक को अर्थ में रखा गया और दूसरे एटॉमिक क्लॉक को अपने साथ लेकर रिचर्ड केटिंग एक स्पेस फ्लाइट में गए। स्पेस फ्लाइट का काम अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थ का एक चक्कर लगाना था और अर्थ का एक राउंड लगाने के बाद जब रिचर्ड केटिंग ने लैंड किया तो उन्होंने पाया कि अर्थ में मौजूद एटॉमिक क्लॉक और जो वो क्लॉक अपने साथ लेके गए थे उन दोनों के टाइमिंग्स में कुछ नैनो सेकेंड्स का फ़र्क है। अर्थ में मौजूद क्लॉक स्पेस फ्लाइट के क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड्स आगे थी, क्योंकि फ़्लाइट बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी, जिसके कारण उस फ्लाइट में मौजूद हर एक चीज़ के लिए टाइम थोड़ा धीमा हो गया उस फ्लाइट के बाहर मौजूद हर एक चीज़ के मुकाबले। इससे ज़्यादा तो नहीं, मगर रिचर्ड केटिंग ने कुछ नैनो सेकेंड्स जितना टाइम ट्रैवल किया। ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत बड़ा प्रूफ था। अब इतना तो आपको समझ आया होगा कि स्पेस में जितना कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से नज़दीक की स्पीड से ट्रैवल करता है उतना ही टाइम उसके लिए धीमा होता जाता है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले के लिए टाइम रुक जाता है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम उस स्पीड से ट्रैवल करें और फ्यूचर में पहुंच जाएं? कोई ऐसे यान से
299,792.458 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर पाएं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब हम नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी भी चीज़ को उस लेवल की हाई स्पीड से एक्सेलरेट करें तो उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा, जिसका मतलब है कि उसे एक्सेलरेशन में रखने के लिए और अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अगर अच्छे से समझाऊं तो उस लेवल की हाई स्पीड अचीव करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट मास की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे लिए नामुमकिन है। आशा करता हूं कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कभी भी मेल कर सकते हैं। वेलोसिटी के साथ टाइम डायलेशन का एक और पहलू है, जो कि है ग्रेविटी। जिस भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम उतना ही धीमा गुजरता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ज़्यादा मास होने की वजह से उसकी ग्रेविटी भी अन्य प्लैनेट से ज़्यादा है। तो अगर आप जुपिटर पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय बिताते हैं तो अर्थ में रहने वाले अन्य जीवों के मुकाबले आपके लिए टाइम थोड़ा धीमा गुजरता है। अगर इसे अच्छे से समझाऊं तो बहुत ही अधिक मास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के मास द्वारा स्पेस और टाइम में क्रिएटेड एक कर्व होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी उतना ही अधिक स्पेस टाइम का कर्वेचर होगा और कर्वेचर टाइम को अफेक्ट करेगा, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर टाइम धीमा गुजरेगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में ऑब्जर्वर को टाइम नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन वीक ग्रेविटी में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में मौजूद किसी भी चीज़ का टाइम स्लो चलता दिखेगा। इसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज कीजिए स्पेस में दो बहुत ही बड़े प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट ए और प्लैनेट बी। प्लैनेट बी का मास प्लैनेट ए से 90% ज़्यादा है, जिसके कारण प्लैनेट बी स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व करेगा और प्लैनेट ए के मुकाबले प्लैनेट बी की ग्रेविटी भी स्ट्रांग होगी। और अब अगर हम उन दोनों प्लैनेट्स पर दो विशाल क्लॉक्स लगा दें तो, और उन दोनों प्लैनेट से उन क्लॉक्स को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? प्लैनेट ए जिसका मास कम है वहाँ से ऑब्जर्वर को प्लैनेट बी में लगा क्लॉक स्लो चलता दिखेगा। हालांकि प्लैनेट बी में मौजूद ऑब्जर्वर को अपना क्लॉक नॉर्मल ही दिखेगा। उसी तरह प्लैनेट बी से ऑब्जर्वर को प्लैनेट ए का क्लॉक तेज़ी से चलता दिखेगा और प्लैनेट ए में ऑब्जर्वर को अपना क्लॉक नॉर्मल ही दिखेगा। तो अगर इसे आसान तरीके से समझाओ तो उन दोनों प्लैनेट्स में मौजूद ऑब्जर्वर को अपने प्लैनेट्स में मौजूद क्लॉक्स नॉर्मल तरीके से काम करते दिखेंगे, लेकिन प्लैनेट ए के ऑब्जर्वर को प्लैनेट बी का क्लॉक स्लो चलता दिखेगा और प्लैनेट बी से प्लैनेट ए का क्लॉक फास्ट चलता दिखेगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको टाइम डायलेशन अच्छे से समझ आया हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट की ट्रैवलिंग स्पीड लाइट की स्पीड से नज़दीक की है तो उसके लिए टाइम धीमा हो जाता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटी के कारण उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम धीमा गुजरता है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की अगर बात करें तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके खिंचाव से कोई भी चीज़ नहीं बच सकती। कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट भी उसके खिंचाव से नहीं बच सकती। ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देती है और ऑब्जेक्ट जितना मैसिव और एनर्जेटिक होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। इस वजह से ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ पर टाइम बहुत ही धीमा हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल्स के पास कुछ घंटों का समय गुजारते हो तो वहाँ पर तो आपने कुछ ही घंटों का समय बिताया होगा, लेकिन अर्थ पर कई साल बीत चुके होंगे। और अगर आप किसी भी चीज़ को ब्लैक होल्स की तरफ थ्रो करोगे तो आप ये देखोगे कि उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम धीमा हो जाने की वजह से वो आपको स्लोली उसके अंदर ज़्यादा दिखेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को बाकी सारी चीज़ें फास्ट मूव करती दिखेगी। थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से एक और रोचक सिद्धांत निकल के आता है, जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का सिद्धांत यह कहता है कि सिर्फ टाइम ही रिलेटिव नहीं होता, बल्कि लेंथ भी रिलेटिव है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है तब हमें उसकी लेंथ छोटी नज़र आती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि द लॉस ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट ही होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही होगी।
तो जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट के नियर बाय स्पीड से ट्रैवल करने वाली बॉडी के लिए टाइम धीमा हो जाता है, उसी तरह उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार उस बॉडी की लेंथ पर भी बदलाव आएगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक रोड पर खड़े हो और आपके पास एक पेड़ है और आपके सामने रोड पर एक गाड़ी खड़ी है और अब गाड़ी बहुत ही तेज़ी से, मान लीजिए लाइट की स्पीड के नज़दीक की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करती है। तो जब वो गाड़ी मूव करना शुरू करेगी तो उसकी लेंथ आपको जब वो गाड़ी रेस्ट में थी उसके मुकाबले उससे छोटी नज़र आने लगेगी और उस गाड़ी में बैठे ऑब्जर्वर को आप और वो पेड़ एक दूसरे के पास आते दिखोगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही तेज़ी से स्पेस में ट्रैवल करता है तो उसकी लेंथ हमें छोटी नज़र आती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कोई जानकारी आप तक पहुँची हो। अगर आपको मेरे इस वीडियो या फिर मेरे कोई अन्य वीडियो में कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कभी भी मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइफ्लाई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।